हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। और आज बात करेंगे राजभाषा अधिनियम से पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के विषय में। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रश्नों की एक श्रृंखला आरंभ कर रखी है जो कि अगले 5 से 7 दिनों के लिए है। तो आप इन प्रश्नों के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी भली भांति कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे मार्गदर्शन में परीक्षा की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है। तो जो भी सुमेलित नहीं है उसे हमें चूज करना है। पहला है अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। तो बिल्कुल सुमेलित है ये, क्योंकि अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के विषय में बात करता है और अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि वाली हिंदी होगी। तो ये बिल्कुल ठीक है। अगला है अनुच्छेद 344 जो कि कहता है राजभाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग बनेगा। ये भी सुमेलित कथन है। और अनुच्छेद 343 में कहा गया है हर 5 वर्ष में राजभाषा आयोग बनेगा और हर 10 वर्ष में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल उचित कथन है। इसके बाद है अनुच्छेद 345 जो कि राज्य की राजभाषाओं के बारे में बात करता है। ये कथन भी सुमेलित है। अंतिम कथन है अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा, जो कि एक गलत कथन है। और अगर हम अनुच्छेद 351 की बात करें तो अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास की बात करता है और वहां पर कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो ये कथन यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 351 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा की बात नहीं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में लिखा है कि उच्चतम न्यायालय, संसद और विधानसभाओं में प्रयुक्त होने वाली भाषा अंग्रेजी होगी। तो इसका सही उत्तर है 348। 348 मुख्य रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा के विषय में बात करता है कि वहां की भाषा अंग्रेजी होगी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के कोशों का संकलन करना और उसका प्रकाशन करना किसका कार्य है। तो यहाँ पे उत्तर होगा केंद्रीय हिंदी निदेशालय। केंद्रीय हिंदी निदेशालय हिंदी भाषा के अनेक कोशों का संकलन करता है, उसका प्रकाशन करता है। और जैसा कि अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से या अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी भाषा की समृद्धि को सुनिश्चित करना है। तो हिंदी भाषा के लिए जितनी भी शब्दावली है, हिंदी भाषा के जितने भी कोश हैं, उनको संकलित करने का और उन्हें प्रकाशित करने का कार्य केंद्रीय हिंदी निदेशालय करता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कहा गया है राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति। जैसे कि हमने बात करी थी कि अनुच्छेद 344 में ये कहा गया है कि राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा और राजभाषा आयोग की जो भी सिफारिशें होंगी उन पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसे संसदीय राजभाषा समिति कहा जाता है। तो यहाँ पर संसदीय राजभाषा समिति के प्रथम अध्यक्ष की बात की जा रही है कि वे कौन थे। तो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष थे जी.बी. पंत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और अगर यहाँ पे राजभाषा आयोग की बात करें तो इनके प्रथम अध्यक्ष बी.जी. खेर। यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। और अगर संसदीय राजभाषा समिति की बात की जाती है तो उनके प्रथम अध्यक्ष जी.बी. पंत या पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। और राजभाषा आयोग की यदि बात की जाती है तो उनके प्रथम अध्यक्ष बी.जी. खेर थे। अगला प्रश्न है, राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ। तो इसका सही उत्तर है 1968। राजभाषा संकल्प 1968 में पारित हुआ था।
अगला प्रश्न है, नराकास की वर्ष में न्यूनतम बैठकें आयोजित की जाती हैं। नराकास का अर्थ है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति। जैसा कि आपको पता है कि राजभाषा हिंदी के लिए अनेक समितियां गठित की जाती है, जिनमें से नराकास एक प्रमुख समिति है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की न्यूनतम बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। अगला है, राजभाषा नियम 1976 के नियम 11(2) के अनुसार केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक किस भाषा में लिखे जाने चाहिए। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी कार्य सरकारी कार्यालयों में होते हैं। केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले जो भी रजिस्टर के प्रारूप है और उनके जो शीर्षक है वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखे जाते हैं। परंतु यदि केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के किसी उपबंध से छूट दे सकती है। लेकिन इसका उत्तर हमेशा हिंदी और अंग्रेजी या फिर द्विभाषी ही होगा। अगला प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही उत्तर है 350 ख। अनुच्छेद 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान किया गया है, जिन्हें भारत के भाषा जन्य अल्पसंख्यकों के आयुक्त के रूप में जाना जाता है और जिन्हें संविधान में भारत के भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण करना होता है। तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो विशेष अधिकारी का प्रावधान है वो अनुच्छेद 350 के ख भाग में है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 किससे संबंधित है। तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध उच्च न्यायालयों के निर्णय आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। और यहाँ पे कहा गया है नियत दिन से ही या किसी भी दिन से राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। और जहाँ कोई निर्णय, डिक्री या आदेश ऐसी किसी भाषा में पारित दिया जाता है, वहाँ उसके साथ साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत कौन सा कागजात नहीं आता है। यहाँ पर यह समझना होगा, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत लगभग 14 कागजात आती हैं, जिनमें से संकल्प भी है, प्रेस विज्ञप्ति भी है और परमिट भी है, किंतु वहां पर धार्मिक नोट जो है वो नहीं आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा धार्मिक नोट। तो इस तरीके के अन्य प्रश्नों के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे मार्गदर्शन में परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहद शुभकामनाएं।